हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई डब्ल्यू व्लॉग्स। तो देखो भाई, हमारे सामने खड़ी अपनी एक्सट्रीम 125R और आज बेसिकली हम इसे करने वाले भाई 11th मंथ ओनरशिप रिव्यू। ठीक है, 11 महीने हो चुके हैं मेरी बाइक को और ऑलमोस्ट 9000 किलोमीटर चल चुकी है, क्योंकि अभी इसके 8640 समथिंग किलोमीटर है, मतलब 50-60 किलोमीटर तो एक दिन में चली जाती है। तो 9000 चल चुकी है बाइक और 11 महीने हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि भाई जो 11 महीने से मैंने बाइक ले रखी, 11 महीने से बाइक चला रहा हूँ, 9000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ, एक बार पहाड़ की राइड भी मैं मार चुका हूँ। तो मतलब मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, क्या क्या बाइक में दिक्कतें मेरे को लगी नहीं लगी, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें मेरे को इसके बाइक के साथ फेस करनी पड़ी, कई पहाड़ों पे इसका पावर लगाया नहीं आया, मतलब सब कुछ पूरा इस वीडियो में आपको मैं कवर करके बताने वाला हूँ। तो भाई बिना स्किप करें ना, पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करें करते वीडियो को स्टार्ट। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको और मीटर रीडिंग चेक कराया तो मैं, ठीक है, बहुत बंदे बोलेंगे भाई कि मीटर रीडिंग आपने दिखाई नहीं। तो जिनको पता है उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दो कि भाई मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो मीटर चेंज हुआ था। तो पुराने मीटर में मेरी मीटर रीडिंग थी 1714 और इसमें भाई 7250 ही मान लो। ठीक है, तो भाई मैंने आपको मीटर रीडिंग दिखा दी, ठीक है। और अगर आप दोनों कंबाइन करोगे, इस वाली मीटर रीडिंग और पुरानी मीटर रीडिंग को, तो कंबाइन करके बनेगी आपके 8960 समथिंग। तो मैं उसको ओवरऑल मान के 9000 ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो 9000 मेरी बाइक चल चुकी है, 11 महीने हो चुके हैं बाइक को। अब मैं स्टार्ट करता हूँ भाई कि मेरे को इस बाइक के सबसे पहले दिक्कतें क्या आई। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने बाइक खरीदी नहीं तब मेरे को एक जो दिक्कत आई थी सबसे बड़ी, वो ये आई थी कि भाई लेते के साथ ही मेरी बाइक की जो एक्सीलेटर वायर थी वो हो गई थी कट। और उसके कट होने का रीज़न क्या था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो अभी थोड़ी धूप हो रही है तो होप करता हूँ आपको अच्छे से दिख जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको रस्टिंग दिख रही है। तो ये क्या करते हैं, आपकी जो एक्सीलेटर वायर है ना, इसको आपकी इस चीज़ के अंदर अटका के भेजते हैं, जिससे क्या है कि आपको जैसे जैसे हैंडल मुड़े वो ऑटोमेटिक वायर कट हो जाता है। मेरे साथ भी यही चीज़ हुई कि मैंने जब पीडीआई का वक्त था, पीडीआई के वक्त में मैंने ध्यान नहीं दिया कि वायर इसके अंदर अटकी हुई है। और जैसे ही मैं घर पहुंचा पहले दिन लेते के साथ ही मेरे घर जाकर इसकी वायर कट हो गई। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 94 किलोमीटर अराउंड चली होगी मेरी बाइक पहले या दूसरे दिन में। ठीक है, तब मेरी वायर कट हो गई थी। और जब बिल्कुल ही ब्रांड न्यू बाइक थी, मैंने फर्स्ट लोड से बाइक उठाई थी, उस चक्कर में क्या हुआ कि इसके पार्ट्स वगैरह कुछ अवेलेबल थे नहीं भाई। तो मेरी एक्सीलेटर वायर लगने के लिए पूरा एक हफ्ता लग गया। एक हफ्ता बाइक मेरी ब्रांड न्यू घर पे खड़ी रही। एक हफ्ते बाद जाके घर पे आके वो एक्सीलेटर वायर नहीं डाल के गई जब मैंने कंप्लेंट करी। तो अगर आप में से किसी के साथ भी अगर ये सेम चीज़ दिक्कत आई है ना कि आपका एक्सीलेटर वायर कट हो चुका है, तो भाई या तो आप ईमेल करना सीधा हीरो वालों को, ठीक है, ऑनलाइन जाके ईमेल डालना, उनको कंप्लेंट करना कि भाई हमारी एक्सीलेटर वायर कट हो गई, वो घर जाके ठीक कर देंगे। या फिर अगर आपका टाइम है तो आप जाके जो सर्विस सेंटर है उस पर भी जाके भाई पूछ के आ सकते हो, उस पता कर सकते हो, और उनके पास मिल जाती है तो उनसे ले सकते हो। तो ये चीज़ अगर कोई बंदा नई बाइक ले रहा हो ना, तो वो चेक कर लेना कि आपकी जो एक्सीलेटर वायर है वो इस चीज़ के अंदर अटका के ना भेजी हो, नहीं तो आपके भाई ये सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी दिक्कत की। सबसे पहले मैं इस वीडियो में सारी दिक्कतें कवर करूँगी, क्या क्या दिक्कत लगी, ठीक है। उसके बाद मैं आऊँगा कि इसमें क्या मेरे को एडवांटेज लगी। तो भाई दूसरी दिक्कत की बात करिए तो दूसरी दिक्कत भाई मेरे को ये फेस करी थी कि अगर आप देखो ना अपनी बाइक में नोटिस करो, तो यहाँ पे अगर जो यहाँ पे जहाँ पे आपका स्पार्क प्लग लगा होता है ये वाला, इसके ऊपर जहाँ पे ये ACLA लिखा हुआ है आपका, ये चीज़ देखो, ये ना मेरा लीक कर रहा था। ठीक है, 1 से 2 बार मेरा ऑयल लीक कर चुका है यहाँ से। और दिक्कत वैसे कुछ नहीं होती, पर यह है कि भाई जब अपनी बाइक को देखते हो, यहाँ पे आपको दिखता है ऑयल लीक हो रहा है, तो बड़ा अजीब लगता है ना, और उसका रीज़न भी नहीं पता कि ऑयल लीक क्यों होता है। तो ये ऑयल लीक की मेरे को दूसरी प्रॉब्लम आई थी, जिसकी मैं शायद 1 से या 2 बार किट डलवा चुका हूँ। पहली किट तो मेरी फ्री डली थी, दूसरी किट में मेरे 45 रुपीज़ लगे थे सिर्फ किट के, लेकिन लेबर कॉस्ट नहीं लगी थी। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को नहीं पता कि इसका ऑयल लीक क्यों होता है, बेसिकली रीज़न क्या है लीक होने का। पर वो भी लीक हुई थी तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती है यार, क्योंकि देखो ऑयल जब लीक होता है आपको लेके जानी पड़ती है बार बार अपनी सर्विस सेंटर, क्योंकि इंजन ऑयल लेवल कम होता रहता है ना फिर थोड़ा थोड़ा आपका, क्योंकि देखो ऊपर वहाँ पे ऑयल आता है तो आपको देखने अपनी बाइक खुद ही अजीब लगती है। और फिर आपको लेके जाने पड़ते हैं सर्विस सेंटर, तो आपका थोड़ा टाइम भी वेस्ट होता है। और 45 रुपीज़ देखो वैसे तो छोटा अमाउंट है, पर 45 रुपीज़ भाई क्यों दें हम, जब ये दिक्कत बाइक में आ रही है तो उनको फ्री ठीक करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप बताना अगर आप में से किसी के साथ ये दिक्कत हुई है तो, और अगर ये भी बताना कि अगर आप में से किसी को पता लग गया हो कि ये क्यों होता है, ताकि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन हो तो वो भी बताना। ठीक है, अब बात करते हैं भाई तीसरी दिक्कत की। तो भाई जो तीसरी दिक्कत है ना, वो मेनली बहुत सारी बाइकों में आती है, सिर्फ इस वाली की बाइक की बात नहीं है। वो बेसिकली क्या है कि जैसे इसमें जैसे मान लो तेल अच्छा खासा पड़ा है अंदर, ठीक है, 4-5 लीटर तेल पड़ा है, तब भी इसकी डंडी 2-3 दिखाता है। ठीक है, तो तीसरी दिक्कत यही है ना कि जितना तेल टंकी में होता है भाई हमेशा उससे ना कम इंडिकेट करती है। तो दिक्कत वैसे उससे कुछ नहीं होती, बस ये दिक्कत होती है भाई कि अच्छा खासा तेल अगर टंकी में पड़ा हो, जैसे मान लो कभी आपका पेट्रोल खत्म होने वाला है, 1-2 लीटर तेल बचा हुआ है लेकिन टंकी में, ये तब भी ना मीटर में ब्लिंक करना शुरू होता है कि पेट्रोल भरो पेट्रोल लो। उसके चक्कर में क्या काफ़ी बंदे ना टंकी खोलते नहीं है। अब मेरे को तो आदत पड़ गई, मैं टंकी खोल के देखता हूँ, मैं मीटर में इतना कोई ध्यान नहीं देता। तो जिन बंदों को टंकी खोलने की आदत नहीं, वो मीटर में देख के करते हैं, बार बार अपने पेट्रोल डलवाते रहते हैं। ठीक है, तो दिक्कत कुछ नहीं होती, बस यही है कि यार फटाफट पेट्रोल में भागना पड़ता है, तो वो मीटर थोड़ा इशू आता है इसका। और कोई दिक्कत नहीं है कि मीटर में पेट्रोल कम दिखाता है, जितना टंकी में होता है उतना नहीं दिखाता। तीसरी दिक्कत ये थी। वैसे तो ये बहुत बाइकों में आता है, सर्विस की बात नहीं है। आप बताना अगर आप में से किसी को ये सेम प्रॉब्लम कभी फील हुई हो ना कि जितना पे तेल है उससे कम दिखाता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं भाई चौथी दिक्कत की। और भाई चौथी दिक्कत की बात करूँ ना, तो हो सकता है कि मेरा थोड़ा मन का थोड़ा वहम हो, ठीक है। बाकी आप सबको ना एक बार मैं बाइक का साउंड सुनवाता हूँ,
थोड़ा ऐसा लग रहा है बाइक का जो साउंड पहले आता था ना उतना अच्छा नहीं है, मतलब जितना रिफाइंड साउंड पहले करती थी उतना रिफाइंड साउंड अब नहीं आ रहा, थोड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है जैसे इंजन में कुछ बज रहा हो। एक बार मैं बाइक ऑन करके आपको सुनाता हूँ, आप सुनना और बताना भाई अगर आप सबको भी सेम चीज़ फील हुई हो ना, या फिर ये बताना अगर आपकी बाइक में भी ये सेम दिक्कत हो रही है तो, या फिर किसी की प्रॉब्लम ये थी फिक्स हो चुके हो, वो बताना फिक्स कैसे हुई। तो आओ भाई मैं बाइक को ऑन करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने करी चाबी ऑन, घुमाई, यहाँ से हमने करा किल स्विच, ठीक है। अब मैं बाइक ऑन करूँगा, एक बार ना पास से आवाज़ सुनना। देखो अभी मैं ऑन कर रहा हूँ, बाइक ऑन हो चुकी है। एक बार आइडियल साउंड सुन लो, आइडियल पे मेरे को ठीक लगता है, इतना कोई दिक्कत नहीं लगता, फिर भी आइडियल पे साउंड सुन लो आप। तो ये कुछ आइडियल पे साउंड था भाई, वैसे तो अच्छी खासी ना। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे थोड़ी हवा चल रही, तो हो सकता है उसकी हवा की भी आपको थोड़ी आवाज़ आ रही हो, उसको यार थोड़ा माइंड में करना। अब मैं थोड़ा रेफ करके आपको सुनाता हूँ, तो सुनना आप। तो भाई अभी आपने देखा कि जैसे रेफ करने पे तो थोड़ा बहुत ठीक लगता है, ठीक है, लेकिन जैसे रेफ करके ख़त्म होते हैं ना, जैसे रेस छोड़ते हैं हम रेफ करके, जो आवाज़ नीचे आ रही होती है तो ऐसा लगता है अंदर कुछ बज रहा है, ऐसा लगता है, ठीक है। और चलाते वक्त भी जैसे मान लो एक सर्टेन आरपीएम पर रख रखी है बाइक, 3000 4000 5000 पे, तब भी ऐसा लगता है इंजन में कुछ बहुत तेज़ ना बजने की आवाज़ आने लग जाती है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो बताना अगर आप में से किसी को भी ये सेम प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, और आपकी फिक्स हुई तो वो भी बताना, अगर फिक्स नहीं हुई तो वो भी बताना। और मैं इसका वैसे सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, सर्विस सेंटर में बहुत बार जाता हूँ यार, उनको अभी तक सॉल्यूशन इसका मिल नहीं पाया। वो बोलते हैं कि भैया कुछ टाइम में आवाज़ ठीक हो जाएगी, पर आज तक भाई आवाज़ तो ठीक हुई नहीं है, ठीक है। तो भाई ये 4 दिक्कतें थी, ठीक है। एक लास्ट दिक्कत और है जो वैसे मुझे पर्सनली फील होती है, मतलब हो सकता है यार काफ़ी बंदों का ना उस पर ध्यान ना गया हो, मैं दिखाता हूँ क्या है वो चीज़। तो अगर आप कभी जैसे मान लो मिट्टी में चला रहे हो, बारिश के मौसम में चला रहे हो ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका पीछे तो ये है वन साइड वाला मडगार्ड, जिससे क्या है कि यहाँ से मिट्टी ऊपर नहीं जाती। पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ना पर्सनली जो ये वाली चीज़ जो बीच में छोड़ी हुई है, इस पर भी कुछ अगर वो लगा देते, कवर कर देते ना, तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये बच जाता। क्योंकि बेसिकली क्या है, जैसे इसके ऊपर कुछ कवर नहीं है, ठीक है, तो मिट्टी में चलाओ या कई बार कहीं पर पानी भरा होता है बारिश में, वो सारा कीचड़ हुआ होता है, तो कीचड़ से क्या होता है, सारा कीचड़ उड़ के यहाँ तो जाते ही जाता है। आपका देखो इधर इधर तो ऊपर जाते ही जाते हैं, लेकिन हाथ में क्या होता है आपके यहाँ पे जो कोई बंदा बैठा पीछे, उसके भाई पैरों में जैसे मान लो जूते जीन्स पे, उस पर भी यार पूरा कीचड़ लग जाता है। तो पीछे वाले के ना पूरे जूते और जीन्स पे भी पूरा कीचड़ लग जाता है, और यहाँ पे भी अंदर कीचड़ लग जाता है। तो ये चीज़ मैंने पर्सनली ना प्रॉब्लम जो है ये वाली, ये मैंने फेस करी है। एक बार अपनी बाइक पे मैं खुद पीलन बैठा था, किसी को मैंने अपनी बाइक चलाने के लिए दी थी, और जैसे ही पानी आया तो मैंने देखा मेरी बाइक पे पूरा पानी हो चुका था। तो ये भी प्रॉब्लम तो वैसे मेन है यार, मेजर प्रॉब्लम तो है, पर यही है कि डिज़ाइन वाइज बाइक ऐसी अच्छी लगती है, कुछ वहाँ पे लगाते तो हो सकता है इतना अच्छा लुक नहीं निकल गया, इतना अभी आ रहा है। बाकी आप बताना आप में से किसी को भी अगर वही सेम प्रॉब्लम फेस होती है तो, ठीक है। और अगर किसी ने इस चीज़ का कुछ जुगाड़ बांध रखा है, कुछ वहाँ पे लगवा रखा है यूनिवर्सल में फिटिंग में, तो भी बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, जिससे क्या है कि मेरे को थोड़ा आइडिया मिले, तो मेरे को अगर कुछ पसंद आया आपका आइडिया तो मैं भी लगवाना चाहूँ तो लगवा सकूँ, ठीक है। देखो 5 डिसएडवांटेज तो मेनली जो लगते थे मैंने आपको बता दिए। अब थोड़े एडवांटेज की बात करते हैं, जिसको देखकर मैंने बाइक ली थी, वो सारे एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ कि इस बाइक में क्या क्या अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं एडवांटेज से। जो सबसे पहला एडवांटेज है जो उसका अच्छी चीज़ मिलती है आपको बाइक की, वो ये है कि देखो इस बाइक के अंदर आपको मिलता है सिंगल चैनल ABS, जो कि सेफ्टी के लिए भाई सबसे बढ़िया फीचर है। और सेगमेंट में सबसे पहली बाइक यही है जिसके अंदर फीचर दिए गए, ठीक है। सिंगल चैनल ABS के अंदर मिला हुआ है, देखो यहाँ पे बैजिंग भी हो रखी है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। आगे वाले पहिए में आपको इसका जो डिस्क ब्रेक है इसके अंदर मिल जाता है आपको ABS सिस्टम। तो जिसको नहीं पता ABS क्या होता है, मैं थोड़ा छोटा सा मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो आप कहीं स्पीड में आ रहे हो, हाई स्पीड में 50 60 70 80 के अराउंड हो, आपके सामने अचानक से कोई आ जाए, तो यूजुअली क्या होता है आप ब्रेक लगाते हो तो आपका टायर स्किड होता है, स्किड होने की वजह से आपकी बाइक ऑटोमेटिक आप स्लिप मार के गिर जाते हो, ठीक है। तो एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम क्या करता है आपका, आप ब्रेक मारोगे खींच के तो आपके टायर को लॉक नहीं होने देगा, वो ब्रेक मारेगा हल्का हल्का लेकिन टायर चलता रहेगा। तो बेसिकली फायदा ये होता है कि जब टायर लॉक नहीं होगा तो आप ऑटोमेटिक स्किड नहीं मार पाओगे, आप बेसिकली कंट्रोल करना चाहो तो कंट्रोल कर पाओगे। तो ये आपका ABS होता है, ठीक है। जो आपका ABS काम करता है इस चीज़ के लिए करता है, सेफ्टी वाइज बहुत बढ़िया फीचर है। और सेगमेंट में सबसे पहली बाइक यही है जिसके अंदर सिंगल चैनल ABS दे दिया गया। फिलहाल में अभी किसी और बाइक में नहीं आ रहा 125 cc कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहला हमारा एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज यही था जिसको देखकर मैंने बाइक ली, कि सेफ्टी वाइज में ये बाइक सबसे सेफ रहने वाली सेगमेंट में। दूसरी बात अगर करी जाए तो भाई इसका जो दूसरी चीज़ थी जिसको देखकर मैंने बाइक ली वो थे भाई लुक्स। तो 125 cc कैटेगरी के अंदर इससे बढ़िया लुक अभी तक किसी बाइक में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। जो कि
मैं नहीं बोल रहा यार, आप सब भी जानते हो, पूरी पब्लिक बोलती है। मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में उठा के चेक कर लो, एक ना एक कमेंट होता है कि भाई इसके लुक्स बहुत तगड़े हैं। जब आप रोड पे लेके निकलोगे तो भाई इसकी जो रोड प्रेजेंस आती है वो भी बहुत बढ़िया है। बाइक को लॉन्च हो 1 साल हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। मेरे को लिए हुए 11 महीने हो गए, चलाते हुए 11 महीने हो गए। लेकिन आज भी जब मैं रोड पर निकलता हूँ तो भाई लोग इसको ऐसे देखते हैं, मतलब जैसे पता नहीं कोई सुपर बाइक ही हो। ठीक है, कहने को 125 सीसी है, लेकिन इसकी बॉडी वाइज ना किसी को भी देखते से नहीं लगता कि 160 या 200 सीसी के कम की बाइक है। तो ये बहुत बड़ा मेजर रीज़न था वैसे तो मेरा बाइक लेने का, कि इसकी बॉडी मेरे को बहुत बढ़िया लगी थी स्पोर्ट्स में। ठीक है, लेकिन उसी के अंदर एक डिसएडवांटेज और आता हमारा, वैसे तो इसको छठा एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो। ठीक है, मतलब मैं जानता हूँ भाई कि मैं एडवांटेज बताने शुरू कर चुका था, तो इसमें डिसएडवांटेज क्यों बता रहा हूँ, पर मेरे को जस्ट अभी याद आया तो मैंने सोचा आपको बताता हूँ। लुक वाइज पूरी बाइक अच्छी जरूर है, पर इसकी पीछे की पिलियन सीट जो है ना यार, वो फैमिली के लिए बिल्कुल सपोर्टेबल नहीं है। पीछे आपके घर वाले बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि ना सीट एक तो दिखाऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका हेलमेट उठा रहे हैं, देखो इसकी पीछे की सीट एक तो बहुत छोटी है और ऊपर से ना बहुत ऊपर करके है। तो किसी को अगर पीछे बिठाते हो तो पहली बात तो बंदा बैठते ही बड़ा अनकंफर्टेबल है। दूसरा, मान लो थोड़ी हाई स्पीड पे एकदम से खींच के ब्रेक मारोगे तो पीछे वाला बंदा कई बार क्या होता है ना, हल्का सा खिसक खिसक के आगे वाले की सीट पे आ जाता है, क्योंकि आगे वाली सीट थोड़ी बड़ी, और आगे कभी मान लो कोई पतला बंदा बैठा हो चलाने के लिए तो वो तो ऑटोमेटिक एकदम टंकी से चिपक के चलाता है, उसकी सीट थोड़ी बची होती है, तो उसमें पीछे वाला बंदा भी आकर नीचे हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने पर्सनली फेस करी हुई है। तो ये वैसे एक छोटा सा डिसएडवांटेज था। ठीक है, तो 6 डिसएडवांटेज वीडियो में बता चुका हूँ, 2 एडवांटेज बता चुका हूँ। अब बात करते हैं भाई तीसरा एडवांटेज की, जो इस बाइक का मेरे को लगता है। तीसरा ये था भाई कि इसका, जैसे मैंने डिसएडवांटेज में बताया कि इस बाइक की आवाज़ थोड़ी अब जाके अजीब हुई है। ठीक है, 11 महीने और 9000 किलोमीटर के बाद जाके थोड़ी आवाज़ अजीब हुई है। लेकिन जब जिस वक्त पे इसको लेने गया था मैं, तब मैंने इसका एग्जॉस्ट साउंड भी भाई सुना था, मेरे को बहुत प्यारा लगा था। तब मैं आपको एक बार दोबारा इसको थोड़ा ना हाई रेफ करके सुनाता हूँ, मतलब आइडियल पे तो रहने दो, आइडियल पे फिर अब मैं बोलूँगा इंजन से आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा हाई रेफ करके सुनाता हूँ। इसका इंजन भी ना, इसका मतलब जो एग्जॉस्ट नोट है उसको भी सुन के मैंने बाइक ली थी, काफ़ी स्पोर्टी साउंड करता है। एक बार सुनो, बाइक ऑन कर दिया, एक बार साउंड सुनो। मतलब भाई आपने सुना कितना स्पोर्टी इसका बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो साउंड करता है। ठीक है, कम्यूटर होने के बावजूद इसका पूरा जो बॉडी है वो स्पोर्ट्स वाली बाइक की दी गई है। ठीक है, इसका एग्जॉस्ट नोट बेसिकली थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक के कंपेयर में वैसे ही लगता है कि थोड़ा स्पोर्टी बाइक है। ठीक है, क्योंकि देखो जब इतनी स्पोर्ट्स उन्होंने बॉडी बना दी तो उनको एग्जॉस्ट नोट भी थोड़ा स्पोर्टी देना ही चाहिए था। ठीक है, जो उन्होंने दिया, तो मेरे को इसका एग्जॉस्ट नोट भी बढ़िया लगता था, इस वजह से मैंने बाइक ली। तीसरा एडवांटेज ये है इस बाइक का कि आपको इसके अंदर एग्जॉस्ट नोट बहुत प्यारा मिल जाता है। ठीक है, अब हो सकता है बहुत बंदों को पसंद ना हो, लेकिन मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, तो मैंने आपको बताया। बात करी जाए इसके चौथे एडवांटेज की, तो चौथा एडवांटेज जिस बाइक में मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आपको इसके अंदर इनबिल्ट चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ठीक है, जो कि बड़ा छुपा के दिया गया है। मेन तो देखो चार्जिंग पोर्ट तो आजकल बहुत बाइकों में आ रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन जो अच्छी बात इसकी है वो ये है कि इसके अंदर बहुत छुपा के दिया गया है। देखो कहाँ पे दिया गया है, इस चाबी को मैं ऊपर उठाऊंगा, देखो अभी भी आपको चार्जिंग पोर्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं हल्का सा नीचे बैठूँ, ठीक है, और कैमरे को हल्का सा और पास लेकर के जाऊँ, तो देखो अब आपको चार्जिंग पोर्ट विजिबल होगा। उसमें खोलूँ तो ये देखो ये रहा चार्जिंग पोर्ट। मतलब ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, ये इतना छुपा के दिया गया है, क्योंकि ना कई बार क्या होता है, जैसे मान लो अपनी बाइक को किसी गली टाइप एरिया में खड़े करते हो, ठीक है, बाहर खड़े करते हो घर से अपने, तो गली के बच्चे आके या आते जाते लोग ना बड़ा छेड़ते हैं बाइक को। और कई बार क्या होता है, चार्जिंग पोर्ट एकदम ऊपर डिस्प्ले होता है ना, तो बंदे उससे बड़ी छेड़छाड़ करते हैं। तो बेटर है कि उन्होंने चार्जिंग पोर्ट में छुपा के दिया गया है। वहाँ पे पानी भी बहुत कम पहुँचता है, ठीक है, तो ख़राब होने के भी चांसेस बहुत कम है। चौथा एडवांटेज ये लगा मेरे को कि इसका चार्जिंग पोर्ट तो चलो है ही है, आजकल हर बाइक में आता ही है, मोस्टली बाइकों में आ रहा है आजकल, लेकिन इतना छुपा के दिए गए वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। चौथा रीज़न मेरा ये था बाइक लेने का, मेरे को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, तो इतना छुपा के दिए गया। वैसे तो ये 4 मेरे मेन रीज़न थे बाइक लेने के। ठीक है, 5वां एक रीज़न और है, बेसिकली वो नॉर्मल रीज़न ही है, पर मैं फिर भी बताता हूँ। 5वां रीज़न हमारा बाइक लेने का ये था कि देखो जितनी बाइक ऑलरेडी 125 सीसी कैटेगरी में थी, आपकी SP ले लो आप, ठीक है, शाइन ले लो, या फिर आपका रेडर ले लो, आप पल्सर NS 125 ले लो, ठीक है। N125 इसके आने के भी बाद लॉन्च हुई है, तो उसको अभी हम इस वीडियो में काउंट नहीं करेंगे। NS 125 तक ही थी जब ये बाइक लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली वो बाइक ना काफ़ी टाइम से मार्केट में थी, उनमें कुछ ऐसा नया नहीं आ रहा था। आपने चीज़ नोटिस करी होगी कि इस बाइक के आने के बाद ही NS 125 को भी अपग्रेड करा गया है, नहीं तो उसमें पहले हेलोजन बल्ब्स मिलते थे, ठीक है, मीटर आपको पुराना वाला मिलता था, जो कि पुराना वाला उसका मीटर मेरे को आज तक अच्छा लगता है उस बाइक का NS 125 का। जो नया वाला वो बेकार कर दिया वैसे मेरे लिए, मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा, पर स्टिल मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तब उसमें NS 125 में भी ना आपका पूरा ही पुराना वाला मॉडल था, उसमें मतलब हेलोजन बल्ब आते थे, LED नहीं थे, मीटर पुराना वाला था। तो इस बाइक के आने के बाद ही उसमें NS 125 में LED वाला जो मॉडल है वो भी लॉन्च कर दिया गया, जिसमें LED सब कुछ LED दे दिया, मीटर भी आपको LED दे दिया, ठीक है। तो बात करी जाए वैसे सबके ना डिज़ाइन मतलब सेम थे, उसमें कुछ मेजर अपडेट्स नहीं आते थे, मतलब सब ना बहुत टाइम से बाइक चलती आ रही थी, किसी का भी बॉडी में चेंज नहीं हो रहा था, किसी का भी नया मॉडल नहीं आ रहा था। तो ये बाइक तब बिल्कुल ही ब्रांड न्यू लॉन्च हुई थी, तो मैंने कहा यार इस बाइक को ट्राई मारते हैं।
क्योंकि नई आई थी बिल्कुल मार्केट में, इसलिए मैंने बाइक भी भाई फर्स्ट लॉट से उठाई थी कि ऐसा नहीं करा मैंने कुछ देर करी, बिल्कुल फर्स्ट लॉट जैसे ही आया हमारा करोल बाग की शोरूम में मैंने बाइक को उठा लिया। तो मेन रीज़न मेरा पाँचवा रीज़न यही था कि मेरे को कुछ नई चीज़ चाहिए थी, इसलिए मैंने ये बाइक उठाई। ठीक है, अब इसके बाद हमारा NS 125 का अपग्रेड वर्जन आ गया। ठीक है, इसके बाद ये हमारा अभी शायद SP 125 भी अपग्रेड हुई है जस्ट अभी रिसेंट में, और N125 भी अभी रिसेंट में लॉन्च हुई है। तो वैसे तो N125 की बात करूँ तो मुझे पर्सनली वो बाइक इतनी अच्छी नहीं लगी मेरे लिए अभी भी फिलहाल में। अगर मैं बात करूँ इसलिए नहीं कि मैं ऑन करता हूँ, बल्कि परफॉर्मेंस वाइज और लुक्स वाइज और सेफ्टी वाइज भी मेरे को यही बाइक पर्सनली अच्छी लगती है अभी तक 125cc कैटेगरी के अंदर। बाकी आप बताना आपको कौन सी बाइक अच्छी लगती है, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन अलग अलग होता है। ठीक है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करता हूँ भाई कि जब मैं इस बाइक को पहाड़ पे लेके गया तब इस बाइक में मेरे को पावर लैग फील हुआ नहीं हुआ, तो बताता हूँ। तो मैं भाई गया था दिल्ली से मसूरी और मसूरी से दिल्ली। ठीक है, ये मैंने एक दिन में करा था, 600 किलोमीटर के अराउंड मेरे को पड़ गया था। मैं सुबह 6 बजे घर से निकला था, रात को 8 बजे अपने घर पे था। ठीक है, और मैं गया था विद पिलियन, मेरे पीछे एक बंदा बैठा हुआ था, साथ में हमने टॉप बॉक्स भी लगाया हुआ था। मतलब आप सोच लो अच्छा खासा बाइक पे हम लद कर गए थे, मतलब आई मीन अच्छा खासा बाइक पे वेट डाला हुआ था हमने। तो बाइक में वैसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई पूरे रास्ते जब तक हम मसूरी नहीं पहुंचे थे। मसूरी पे जैसे हम चढ़े, जैसे पहाड़ हमारे आए, थोड़ी खड़ी चढ़ाई आई, वहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि पहला और सेकंड गियर पे ही थोड़ी पावर है, थर्ड पे तो बिल्कुल ही लूज हो रही है। ठीक है, और मेरे को पता है बहुत बंदे बोले हैं कि भाई आपको तो पहाड़ों पे फर्स्ट गियर पे या सेकंड गियर पे रखना होता है, पर मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे बाइक आपकी थर्ड गियर पे क्रूज कर सकती थी, क्रूज भी इन द सेंस हल्की फुल्की चढ़ सकती थी, पावर जनरेट कर सकती थी, वहाँ पे इसने थोड़ा थर्ड गियर पे पावर लूज करा। बाकी फर्स्ट गियर पे तो पूरा पावर दे रही थी, सेकंड गियर पे भी हल्का लूज कर रही थी। वो ये रीज़न भी हो सकता है कि भाई एकदम से जैसे दिल्ली का टेम्परेचर जब मैं गया था तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी दिल्ली में, मसूरी में ठंड थी, तो हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से एकदम थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया बिल्कुल, तो हो सकता है उस वजह से थोड़ा इसका जो इंजन है उतना ना उठा पा रहा हूँ, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। और बेसिकली मेरे को पावर लैग कुछ नहीं लगा, यही था कि पहले गियर में तो बिल्कुल चढ़ रही थी, पहले गियर में कोई दिक्कत नहीं थी, सेकंड गियर में थोड़ा बिल्कुल हल्का सा, मतलब ये था कि नोटिसेबल था, नोटिस कर पाओगे आप कि जितने सेकंड गियर में आपको पावर आता था उतना नहीं आया था। ठीक है, और थर्ड गियर में तो बिल्कुल ही पावर लूज़ कर गया था ये, तो थोड़ा बहुत पावर लैग मुझे फील हुआ। पर ये था कि विद पिलियन मेरे पीछे एक बंदा बैठा था, पीछे हमने टॉप बॉक्स भी लगाया था, टॉप बॉक्स में काफ़ी सामान भी रखा हुआ था, तो हो सकता है बाइक पे इतना वेट था, इस वजह से भी हो सकता है कि पावर लूज़ कर गई हो बाइक। बाकी बाइक ने पूरे रास्ते मुझे कोई दिक्कत नहीं दी, और यकीन मानो मैं नॉन स्टॉप गया हूँ भाई 600 किलोमीटर में से। यकीन मानो जाते मैंने सिर्फ 2 स्टॉप लिए होंगे, वो भी 10-15 मिनट के, जो कि मुझे पता है बहुत बंदे बोले हैं कि भाई ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, बाइक के इंजन पर दिक्कत पड़ती है, कुछ होता है। तो वो बेसिकली एक छोटा सा टेस्ट था कि बाइक का अगर हम बिना नॉन स्टॉप खींचे हुए जाएँ तो बाइक दिक्कत देती नहीं देती, वो उस चीज़ का एक छोटा सा टेस्ट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर देखना, दिल्ली तो मसूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है मैंने। ठीक है, तो वो जाकर चेकआउट कर लेना। तो बाइक ने और कुछ मेरे को पहाड़ों पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं दी, और बात करूँ 11 महीने से जो चला रहा हूँ तो और कोई दिक्कत मेरे को नहीं आई है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि बाइक चलने में बिल्कुल भाई स्मूथ चलती है, और भाई भागने की तो बात ही मत करो, एकदम से पिकअप लेके उड़ने को होती है बाइक पहले और सेकंड गियर पे। ठीक है, बाकी फिर इसको अगर आप बात करिए लॉन्च की, तो लॉन्च भी बहुत तगड़ी होती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, जिन बंदों को ये बाइक लेनी है उनको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो देखो 11 महीने मेरे को इस बाइक को चलाते हो गए, 9000 किलोमीटर में इस बाइक को चला चुका हूँ, और एक पहाड़ की ट्रिप मार चुका हूँ। ठीक है, तो इतना कुछ करने के बाद मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो अगर आप 2025 में इसको लेने का सोच रहे हो इस महीने में, तो आप जा सकते हो इस बाइक के साथ। बाकी कुछ महीने में हो सकता है कि इसका जैसे अभी स्प्लिट सीट का ऑप्शन है, ये वाला जो आपके सामने खड़ा है, जो कि अभी तक आता है स्प्लिट सीट में ही है। अगर आपको वेट करना है, अगर इतनी कोई जल्दी नहीं है तो कुछ टाइम वेट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ महीने में इसका सिंगल सीट का वेरिएंट लॉन्च हो जाए, क्योंकि बहुत बंदे इसका सिंगल सीट के वेरिएंट के वेट कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा मेरे चैनल पे मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो डाली थी कि इस बाइक के एक्सट्रीम के बिल्कुल ब्रांड न्यू कलर आए थे। ठीक है, एक मैंने जिसकी वीडियो बनाई थी वो ये था कि ब्लैक और ऑरेंज का मिक्सचर था। ऐसे में देखो जैसे ड्यूअल कलर उन्होंने लॉन्च कर दी हीरो वालों ने, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें सिंगल सीट का वेरिएंट भी निकाल दिया कुछ टाइम में, तो किसी को वेट करना तो वेट कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को नहीं वेट करना भी लेना है तो भाई ले लेना। और मैं तो यही कहूँगा, बहुत बंदे ये भी पूछते हैं कि भाई जितने कलर इस बाइक में आ गए हैं, ठीक है, अब तो 2 कलर और ऐड कर दो, क्योंकि 3 कलर तो पहले आती थे, एक आपका ये ब्लैक एंड ग्रे हो गया, एक आपका रेड आता था, एक आपका ब्लू आता था, लेकिन अब इसमें एक और कलर 2 ऐड हो गए, बेसिकली जो ब्लैक एंड ऑरेंज और ब्लैक एंड ब्लू और ऐड हो चुके हैं। ठीक है, नहीं देखे तो भाई गूगल कर लेना, आपको दिख जाएंगे, नहीं देखे तो कोई नहीं भाई मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना, मैंने वीडियो बना रखी है, आपको उसमें पता लग जाएगा। 5 कलर टोटल लॉन्च हो गए, 5 में से बात करूँ सबसे बेस्ट कलर, तो मेरे हिसाब से भाई मेरे को यही कलर अच्छा लगता है। इसलिए नहीं कि मैं ऑन करता हूँ, पहले बोल रहा हूँ, मैं इसलिए इस बाइक को अच्छा नहीं बोल रहा क्योंकि मेरे पास है, मैं इस बाइक को मतलब मेरी खुद की बाइक है इसलिए कह रहा हूँ। बल्कि अगर आप किसी से भी पूछो ना तो ऑन रोड चलते हुए सबसे बढ़िया प्रेजेंस इस ब्लैक एंड ग्रे कलर की निकल के आती है। ठीक है, ब्लैक एंड ऑरेंज जो इसका मिक्सचर अभी निकाला उसका भी इतना अच्छा मेरे को वो नहीं लगा। ठीक है, इतना अच्छा वो कलर खिल नहीं रहा, मेरे को इतना अच्छा कलर पर्सनली वो लगा नहीं। बाकी सब बंदों की अलग चॉइस होती है, वैसे पहले बोल चुका मैं वीडियो में, हो सकता है बहुत बंदों को अच्छा लग रहा हो। मेरे हिसाब से अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो भाई, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टायर आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं, पीछे आपको 120 mm का, आगे 90 mm का मिल जाता है, और वो चीज़ आपको ना बड़े
बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लीन भी बहुत आराम से हो जाती है बाइक, लीन बहुत सही तगड़ी हो जाती है बाइक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, कोई लेना चाहता है तो भाई बिना सोचे ले लो। बात करी जाए इसके छोटे छोटे में और कुछ बताता हूँ, जैसे इंजन कॉल किसी बंदों को, बहुत बंदों को नहीं मिल रहा, तो इंजन कॉल जो है ना आपका, अब करोल बाग का जो आपका शोरूम है, शोरूम के वर्कशॉप पे जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इंजन कॉल की जो कॉस्टिंग है वो है 1260 रुपये, ठीक है। लगाने आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप करोल बाग के शोरूम के वर्कशॉप पे जाओगे, सर्विस सेंटर पे जाओगे, तो आपका लेबर चार्ज भी लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी करते हैं भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद होगी, और अगर बाइक से रिलेटेड और कुछ भी कंटेंट आप देखना चाहते हो तो भाई मेरे को कमेंट कर देना, कुछ और बनाऊँ तो, ठीक है। और एक मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूँ, जितने बंदे अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही जल्दी हमारी एक लॉन्ग राइड होने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दी हमारी एक लॉन्ग राइड होने वाली है, और वो लॉन्ग राइड कहाँ की होने वाली है मैं अभी रिवील नहीं कर रहा। बाकी आपको चैनल पे बहुत जल्दी वीडियो देखने को मिल जाएगी। कमेंट करना कहाँ की करने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी ये रिवील नहीं कर रहा कि भाई मैं पहाड़ जाने वाला हूँ, पहाड़ों की साइड जाने वाला हूँ, या फिर बेसिकली प्लेन रास्तों पे जाने वाला। ये है कि मैंने इतना रिवील कर दिया कहीं ना कहीं होने वाली राइड। बाकी किसी भाई को अगर मेरे साथ लॉन्ग राइड पर ज्वाइन होना हो वन डे अप डाउन में, और मैं पहले बता रहा हूँ कि भाई मैं नॉन स्टॉप जाने वाला हूँ, तो किसी को अगर ज्वाइन होना हो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है भाई। हो सकता है मैं आपको थोड़ा टाइम लग जाए रिप्लाई करने में, लेकिन रिप्लाई जरूर करूँगा। तो करते हैं वीडियो का पे एंड। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जिस बंदे ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, YWB_vlogs मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। करते हैं वीडियो का पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।